गौर से देखिए इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति एक लकड़ी के गोदाम में चपड़ासी का काम करता था और इतना गरीब था, उसी गोदाम में परिवार के साथ रहता भी था। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का कमाल देखिए, इस व्यक्ति ने एक ऐसी कंपनी खड़ी की जिसकी सेल 10,000 करोड़ से ज्यादा की सेल सालाना होती है। ये हर दिन 29 करोड़ का माल और हर घंटे 1 करोड़ की सेल करता है। इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है 1,28,000 करोड़। इनकी पर्सनल वैल्यूएशन है 90,000 करोड़। मार्केट में एक तरफा मोनोपोली है, 70% बाजार पे कब्जा है और इन्होंने खुद ही अमीर नहीं हुए, इन्होंने कईयों को अमीर बना दिया। अगर 1998 में, आज के 25 साल पहले आपने इनकी कंपनी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया होता तो आज उसकी नेटवर्थ है 4 करोड़ रुपए। इन व्यक्ति का नाम है बलवंत राय पारेख और जो कंपनी इन्होंने खड़ी की उसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्री। ये कंपनी फेविकॉल बनाती है और इसका काम है चिपकाना। हर चीज चिपकाती है, कागज भी चिपकाती है, फर्नीचर भी चिपकाती है, सीमेंट में टाइल का काम हो या छत पे वाटर प्रूफिंग का, सब काम चिपकाती है। आज की डेट में चिपकाने का कोई भी काम करो, पैसा पिडिलाइट की जेब में ही जाएगा। जैसे हम पेस्ट को कोलगेट कहते हैं ना, कोलगेट देना, और पानी को बिस्लेरी कहते हैं, वैसे चिपकाने का कुछ भी काम हो हमको याद आता है फेविकॉल। तो आज की केस स्टडी में सीखेंगे कैसे एक पियोन ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के MBA भी इनके केस स्टडी से सीखते हैं। इनकी कहानी में प्रोडक्ट के, पैकेजिंग के, मार्केटिंग के, फाइनेंस के ऐसे ऐसे लेसन है, बड़े बड़े MBA और CS शर्मा जाएंगे। ये केस स्टडी हर व्यापारी को जो व्यापार कर रहा है या करना चाहता है, या हर वो स्टूडेंट जिसके मन में बिजनेस करने की इच्छा है, उसको देखनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर ये वीडियो आपके दिल को छू जाए या आपको सिखा जाए तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के साथ और शेयर करना है। और उससे पहले एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कर दो। हम अमिताभ बच्चन तो है नहीं कि हमारी वीडियो देखने का टिकट लगेगा, हमारा यही टिकट है, प्यार से दे दो यार, दबा दो बटन। तो एक चपड़ासी के 90,000 करोड़ का आदमी बनने की कहानी सुनने के लिए तैयार? इसी प्रॉमिस के साथ जनता जनार्दन को जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब कहानी की शुरुआत करते हैं शुरू से। सबसे पहले आते हैं प्रोडक्ट पे कि प्रोडक्ट का आइडिया कैसे आया। मैं हमेशा कहता हूं कि भैया देखो, तुमको प्रोडक्ट या सर्विस के लिए ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, अपने आसपास की प्रॉब्लम ढूंढो और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हुआ और आपका बिजनेस तैयार। तो बलवंत राय जी ने भी यही किया। बलवंत राय जी एक लकड़ी के व्यापारी के यहाँ पे काम करते थे, चपड़ासी का। तो फर्नीचर का काम है तो गोंद की जरूरत सबको पड़ती थी। वो गोंद जो काम में आता था वो था एनिमल फैट बेस्ड, यानी पशु की चर्बी से बनता था। अब उसको पहले बॉइल करो, फिर उसको ठंडा करो, फिर उसको अप्लाई करो, और इस पूरी प्रोसेस में गंदगी की गंदगी और बदबू भयंकर। और कई ऐसे लोग थे जो पशु की चर्बी वाले को हाथ भी नहीं लगाना चाहते थे। अच्छा, इस पूरी प्रोसेस करने में एक कारपेंटर का पूरा दिन चला जाया करता था। उसके अलावा एक टेंशन और कि इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से बन रहा है और फिर भी टिकाऊ नहीं है। बाद में काम में 2-3-4 साल में शिकायतें आने लग जाती थी कि भैया ये हट गया, ये हट गया। उस समय बलवंत जी ने कहा इसका कोई सोल्यूशन मिल जाए तो मजा आ जाए। इन्होंने अपने लेवल पे रिसर्च की, चीजें बनाई। इन्होंने एक प्रोडक्ट ढूंढा कि सिंथेटिक रेजन से कोई एक ऐसा मटेरियल बन सकता है जिसको डायरेक्ट लगा लो, ना गर्म करने की, उबालने की कोई टेंशन ही नहीं है, और एनिमल फैट की तुलना में 10 गुना ज्यादा मजबूत। अब ये चीज इन्होंने बनाई और बना के कारीगरों को कहा भैया देखो अप्लाई करो। कारीगरों ने कहा तो फटाफट लग रही है और भैया बहुत मजबूत है, समय भी बच रहा है और बदबू भी नहीं, सड़ान भी नहीं, मजा ही आ गया। और जब इनको मोटिवेशन मिला कि यार मेरे हाथ में प्रोडक्ट लग गया है जिसकी जबरदस्त डिमांड है, तो इन्होंने 1959 में अपनी कंपनी चालू कर दी पारेख डाइकेम नाम से। ये पारेख डाइकेम है, बाद में बनी पारेख डाइकेम लाइट और फिर ये बनी पिडिलाइट। और जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ पहली बार उसका नाम क्या था? फेविकॉल। लेसन नंबर 1, आसपास की प्रॉब्लम ढूंढो, बिजनेस बन जाएगा। और दूसरा, आपका प्रोडक्ट ऑसम होना चाहिए, जो करंट प्रोडक्ट है उसकी तुलना में बेटर होना चाहिए। अब पहली बात है, प्रोडक्ट बन गया, बहुत शानदार, बहुत अच्छा, लेकिन प्रोडक्ट बनाने से क्या होता है? बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो शानदार प्रोडक्ट लेके बैठे हैं, जब तक बिकेगा नहीं तो मतलब क्या। तो इन्होंने कहा इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा तरीका क्या था कि भैया तुम्हारा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को बनाओ, फिर होलसेलर को दे दो, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे देगा, डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार को दे देगा, दुकानदार से ग्राहक ले जाएगा, पूरी चेन में मार्जिन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा यार बलवंत राय जी ने, पहली बात सुनो, अपना मार्जिन कम है, बीच में पूरी चेन खा गई तो। और दूसरा, इन्होंने कहा ये तो B2C प्रोडक्ट में चलता है जहां पे ग्राहक डायरेक्ट आके चीज मांगता है। अब इन्होंने कहा ग्राहक तो फर्नीचर मांगता है, आपको तो एक सोफा चाहिए। अब सोफे में कौन सा गोंद लगा, कौन सा गम लगा, उसको तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा, अगर मान लो कि तुम सोफा बनवा रहे हो, लकड़ी लाओगे, गम लाओगे, तो तुम तो कारपेंटर को बोलते हो कि भाई तू सामान बता क्या क्या लाना है। जो कारपेंटर बोलता है वो सामान लिख के ले आते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार चाहे पैसे ग्राहक के लग रहे हो, गम कौन सा काम में लिया जाएगा, डिसीजन कारपेंटर ही लेता है। तो मैं तो नहीं जा रहा इस मॉडल में, मैं तो भाई साहब नहीं जाऊं डिस्ट्रीब्यूटर, नहीं जाऊं होलसेलर, मैं तो
तो सीधा खाती के पास जाता हूँ। तो अपना प्रोडक्ट बना के बोतल में भर के जा जाके एक एक खाती को समझा के एक एक खाती को डायरेक्ट बेचते थे, और ये उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। ये इस पूरे चक्कर में पड़े ही नहीं। अच्छा, आप इस चैनल के अगर रेगुलर फॉलोअर हो, डेली बेसिस पे फॉलो करते हो, तो इस तरह की चीज 2 और लोगों ने की थी, उस पर वीडियो में बना चुका हूँ। मुझे बताओ कौन कौन सा है। मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं आपको बता ही देता हूँ, छोड़ो। एस्ट्रल ने यही काम किया था प्लम्बर के साथ। एस्ट्रल पाइप ने प्लम्बर को कहा कि भाई तुम्हारे साथ आ। एशियन पेंट्स ने यही काम किया था पेंटर्स के साथ। वो पेंटर से डायरेक्ट गए थे, चैनल को स्किप कर दिया था। तो बिजनेस लेसन नंबर 2, अपने ग्राहक को समझो। असली ग्राहक कौन है भैया? इन्फ्लुएंसर को समझो कि भाई जो पैसे देता है वही ग्राहक नहीं है, उस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कौन करता है। जैसे बच्चों के जितने भी आइटम है उसमें पैसे तो पापा के लग रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन लेने के लिए तो बच्चे ही बोलते हैं, तो उसमें मेन ध्यान बच्चों पे देना है। तो आप ये देखो कि आप जो प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो उसमें डिसीजन ले कौन रहा है। अब आते हैं मार्केटिंग फेज 1। शुरुआत में मार्केटिंग कैसे की? इनको एक बात पता पड़ गई कि हमारा भगवान कौन है? कारपेंटर। यही सारा काम करते हैं। इन्होंने बनाया FCC। ये क्या होता है? फेविकॉल चैंपियंस क्लब। इसमें क्या किया, सारे कारपेंटर्स को इनवाइट करते थे कि भैया आज आप आओ हमारे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, नए नए टूल देंगे, तुम्हें लकड़ी देंगे, डिजाइन बनाना सिखाएंगे, बहुत सारी तुम्हारी स्किल डेवलपमेंट करेंगे। काइट फेस्टिवल करवाते थे, तीर्थ यात्राओं पे ले जाते थे, चाय नाश्ता करवाते थे, कोई बारात जैसा स्वागत करते थे। तो आप बोलो सर जी इतना सब करने का इनका क्या फायदा? पहली बात, जिनका ऐसा बारातियों जैसा मस्त स्वागत होता है, जो ये नई डिजाइन देखते हैं, नई चीजें सीखते हैं, तो वो कहते हैं भैया हमारा किसने किया? फेविकॉल ने। तो बाजार में जाके जब कोई चीज बाय करते हैं, फेविकॉल की बाय करते हैं। दूसरा, इन गैदरिंग को यूज करते थे नए प्रोडक्ट के लॉन्च में, कि भैया एक नया प्रोडक्ट किया है तो देखो ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, देखो जी कैसा चलता है, इस पे अपना फीडबैक बताओ क्या है। और इनसे नए नए बाजार के इनसाइट लेते थे कि बताओ जी बाजार में आजकल क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड है। तो नए प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उसको टेस्ट करने में और उसको लॉन्च करने में गैदरिंग का बहुत ज्यादा यूज होता था। जैसे कुछ एग्जांपल कि गैदरिंग में किसी ने कह दिया सर जी जहां पे है ना हम फर्नीचर का कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और अगर वहां पे पानी आता है ना तो भाई साहब बहुत दिक्कत आती है, प्रोडक्ट लंबा चलता नहीं है। अच्छा ऐसा होता है? इन्होंने बना दिया फेविकॉल मरीन। इन्होंने कहा अरे सर जी वो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं ना और धूप में है ना वहां खराब हो जाता है, तो इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने बना दिया हीटेक्स। इन्होंने कहा सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना तो वहां पे ऐसा टाइम बहुत लगता है ऐसे धीरे धीरे करने में, इन्होंने बना दिया स्पीडेक्स। तो जैसे जैसे फीडबैक लेते, अच्छा बाजार में ये कमी है, सुनी, लॉन्च कर दिया नया प्रोडक्ट, इन्हीं से टेस्ट करवा लिया और इन्हीं से इसको बाजार में फैला भी दिया। और ऐसे ही फीडबैक के चलते इन्होंने टाइल के लिए, मार्बल के लिए, सीलिंग के लिए दुनिया भर के प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए। और आज की रेट में जो FCC है, ऐसे छोटे मोटे 380 क्लब है और टोटल 40,000 कारपेंटर फेविकॉल से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं आज भी। बिजनेस का लेसन नंबर 3 और ये जिंदगी का भी लेसन है। आप अपने कंज्यूमर की मदद करो कि उसकी नॉलेज बढ़े, उसकी इनकम बढ़े, उसका मजा आए, तुमको मजा अपने आप आने लग जाएगा। इन्होंने कहा हमारे कारपेंटर ही भगवान है, कारपेंटर खुश रहेगा, कारपेंटर कमाएगा, कारपेंटर राजी रहेगा, हमारा ब्रांड दौड़ेगा, दौड़ गया। प्रोडक्ट डन, डिस्ट्रीब्यूशन डन, मार्केटिंग फेज डन। अब क्या हुआ? एक्सपेंशन। अब इन्होंने एक चीज किया पे, फेविकॉल बेचेंगे, कितना बेचेंगे? अभी तक तो फर्नीचर में ही काम आ रहा है, ओवर डिपेंडेंसी भी तो हो गई इन पे। एक ही आदमी पे अगर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है तो वो भी खराब है, क्या करें? बोले अलग अलग एरिया में जाते हैं। तो इन्होंने कहा अलग अलग एरिया में करेंगे और नया नया प्रोडक्ट बनाएंगे, बहुत टाइम लगता है। पहले फीडबैक लो, फिर एक नया प्रोडक्ट पे रिसर्च करो, फिर वो 2-3 बार फेल होकर चीज बनेगी, फिर उसको डिप्लॉय करो। बोले ऐसे कैसे ग्रोथ होगी? ये जो ग्रोथ होती है ना पहली वाली कि नया सोचो और जीरो से बनाओ, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ। इन्होंने कहा ऑर्गेनिक नहीं करते, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे। मतलब ऑलरेडी जो ब्रांड है ना उसी को खरीद लिया। जैसे एमसील है, वो ब्रांड था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, इन्होंने वो ब्रांड खरीद लिया। अब एमसील ब्रांड खरीदा, वो सीलिंग के मार्केट में ऑलरेडी 60% शेयर लेके बैठा था, राजा था, पहले उसको खरीद लिया। फिर उन्होंने कहा टाइल और मार्बल चिपकाने के लिए एक प्रोडक्ट आता है रॉफ, वो खरीद लिया। फिर इन्होंने स्टील में स्टील ग्रिप आता है, बोले वो ले लिया। तो आज की रेट में पिडिलाइट के पास 20 से ज्यादा अलग अलग ब्रांड है, जिसमें इनके बनाए हुए थोड़े बहुत है, मोस्टली खरीदे हुए हैं। और खरीदने का फायदा क्या है? सबसे पहली बात, मल्टीपल प्रोडक्ट है, डिपेंडेंसी फेविकॉल पे से हट गई। दूसरी चीज, हर सेक्टर में चले गए तो ग्राहक तो एक ही। अब एक ही ग्राहक है, वो कुछ भी मांगेगा कि भाई तेरे को कुछ भी चिपकाना हो, छत में कुछ काम करना है, फिक्सेट ले जा, हमारा ही है। तेरे को टाइलें चिपकानी है, तू रॉफ ले जा, हमारा ही है। कुछ भी चिपकाना हो तो चिपकाने का एक ही नाम, एक ही पर्यायवाची, फेविकॉल। दूसरा फायदा क्या हुआ? अंदर ही अंदर देखो, कंपटीशन को पनपने नहीं दिया। कंपटीशन कहीं तो पैर रखे, कहीं तो हाथ लगाए, बोले आने नहीं देंगे आसपास। फेविकॉल अपनी कैटेगरी का राजा, सब अपनी अपनी कैटेगरी के राजा, नए आदमी को पैदा ही नहीं होने देते। 70% बाजार पे इकलौता राज है और बाकी 30% में सारे लोग मिलजुल के खा रहे हैं और 70 ही अकेला मजे ले रहा है। यही स्ट्रेटजी से। अब आता है लेसन नंबर 4 पे, अपने ही डोमेन के ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट ऐड करो। भाई जब तुम्हारा एक कस्टमर है जो तुमसे माल लेता है और तुम पे भरोसा करता है, तुम एक माल बेचते हो, अब वो तो 4 चीजें
से काम में ले रहा है ना, तो बाकी 3 के लिए कहीं और क्यों भेज रहे हो? वो 3 भी बेचने लग जाओ, अगर तुम्हारे डोमेन की है। क्या मैं ये नहीं कह रहा कपड़े वाले आदमी को कि भाई जूते भी तू बेचने लग जा, लेकिन हाँ कपड़े तुम मेंस के अगर बेचते हो और लगता है कि यार बेल्ट भी निकल जाएगा, अगर यार डीओ भी निकल जाएगा, तो निकालो ना यार। पहले डिस्ट्रीब्यूशन का वो डिसीजन था, वो तो मास्टर स्टॉक था, एक मास्टर स्टॉक इन्होंने और खेला। इन्होंने कहा यार फेविकॉल अपना मस्त बिकता है, पर कौन लेके जाता है? कारपेंटर। और वो कैसे लेके जाते हैं? 5 किलो का, 10 किलो का, 1 किलो का डब्बा। बोले यार छोटे लोग तो हमसे दूर ही रह जाते हैं, और B2B मार्केट है, B2C में तो हम आए नहीं। तो इन्होंने कहा सुनो 5 किलो 10 किलो के तो डब्बे हैं ही, 5 रुपए 10 रुपए की चीज भी बनाएंगे। तो इन्होंने फेविस्टिक भी बनाई, फेविक्विक भी बनाया। इन्होंने कहा भैया छोटा सा बच्चा जब स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहा हो ना, तब भी मेरा चीज काम में ले, क्योंकि वही बच्चा जब बड़ा होगा तो वो मेरा दूसरा प्रोडक्ट काम में लेगा, और जब और बड़ा होगा तो मेरा फेविकॉल का तीसरा प्रोडक्ट काम में लेगा। कुल मिला के उन्होंने अपने प्रोडक्ट को OTC प्रोडक्ट बना दिया। OTC मतलब ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, जो कि दुकान पे डायरेक्ट बिक जाता है। जैसे फेविकॉल का कोई भी आइटम आपको जनरल स्टोर पे फेविक्विक मिल जाएगी, फेविस्टिक मिल जाएगी, स्टेशनरी की दुकान में मिल जाएगी, और हर गली कोने नुक्कड़ पे ये लोग पहुंच गए। इसी से आता है लेसन नंबर 5, इसको कहते हैं पैकेजिंग इनोवेशन। तुम्हारे पास माल वही है, तुम अगर अलग अलग पैकेट डाल दोगे ना, तो अलग अलग प्राइस पॉइंट भी कवर हो जाएगा। जैसे मान लो एक चिप का एग्जाम्पल है, दुनिया कहती है हम तो भैया शैम्पू की 1 लीटर की बोतल ही बेचेंगे। उसने कहा भाई 1 लीटर भी है, आधा लीटर भी है, 100 ml भी है, और पाउच में भी 2 रुपए का भी है। तो जैसे 2 रुपए का किया तो वो ऑडियंस भी कवर हो गई। तो तुम्हारा प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन पैकेजिंग अलग करोगे तो बहुत सारी टीजी को पकड़ लोगे। अब बात करते हैं मार्केटिंग की दोबारा। वो मार्केटिंग का फेज 1 था जहां कारपेंटर को पकड़ा था। अब मार्केटिंग B2C आ गई है, जन जन तक पहुंचना है। तो इन्होंने टीवी कमर्शियल चालू किए, और टीवी कमर्शियल क्या थे भाई साहब। आज भी आप बैठ के फेविकॉल के ऐड देखोगे तो देखते रह जाओगे और मुस्कुराओगे भी। वो ऐड सीधा दिल पे लगता था। क्यों भाई साहब? इन्होंने 2-3 चीजों का ध्यान रखा। पहली बात, ये सेलिब्रिटी लेते ही नहीं थे। भले सेलिब्रिटी नहीं लेने, हम तो आम आदमी को लेंगे। और कई बार इनके ऐड में खुद के कारपेंटर्स को काम में लेते थे, ताकि एकदम रियल आदमी लगे, और रियल लोकेशन काम में लेते थे। ऐसा नहीं कि वही सुंदर सा मकान और बढ़िया सा ऐड करे, नहीं नहीं भाई, वही खाती की कोई जगह, कोई पुरानी सी जगह है, वहां पे लकड़ी पड़ी है, गंदगी है, धूल है, धूप है, आम आदमी खड़ा है, बाल बिखरे हुए हैं, ऐसा आदमी जो दिल से कनेक्ट करे, हाँ यार तो अपनी कहानी है, अरे ऐसा ही तो होता है। रिलेटिबिलिटी डेवलप की, सेलिब्रिटी का काम में नहीं लिया। दूसरी बात, एड में हंसाया भी, इमोशन से जोड़ा, और एक से एक टैगलाइन। लगता है ये फेविकॉल का कमाल है, टूटेगा नहीं। पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो मार्केटिंग इस तरह से हुई, जैसे हम पेस्ट के लिए कहते हैं ना भैया कोलगेट देना, पानी के लिए कहते हैं भैया बिस्लेरी देना, वैसे ही आजकल गम के लिए दुनिया कहती है भैया फेविकॉल देना। इनकी मार्केटिंग ब्रिलियंस इनकी लोगों में भी दिखती है। इनका लोगो क्या है? 2 हाथी अपोजिट डायरेक्शन में कुछ खींच रहे, क्या एक लकड़ी का टुकड़ा खींच रहे जो फेविकॉल से बंधा हुआ है, ये बताने के लिए। अच्छा, शुरुआत में जब फेविकॉल बिकता था, फेविकॉल नाम याद नहीं रहता था, तो शुरुआत में कारपेंटर कहते थे वो हाथी वाला देना, हाथी वाला। तो ये हाथी वाले के चक्कर में ब्रांड रिकॉल इन्होंने बहुत अच्छा करवा दिया। लेसन नंबर 6, हमेशा अपने यूजर को याद रखो। यूजर कौन है, काम में कौन लेगा। तुमको चमक दमक या सेलिब्रिटी दिखाने से कोई मतलब नहीं है कि उससे नंबर बढ़ते, कोई नंबर नहीं बढ़ता भाई। तुम्हारे यूजर को जो चीज कनेक्ट करे वो बना दो। एक और बिजनेस में इंपॉर्टेंट चीज जो रह गई, कि जब इतना बड़ा बिजनेस ऑपरेशन करता है तो आदमी की सप्लाई चेन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सप्लाई चेन का मतलब कि भैया तुम बेच रहे हो, तुम बना रहे किस चीज से हो, ये तो बताओ। हमारी सेल तो 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गई, पर जिससे हम माल खरीदते हो मैं दे ही नहीं पा रहा, या जो क्वालिटी हम चाह रहे हैं वो दे ही नहीं रहा। और हम तो बाजार को माल बढ़िया देना चाहते हैं, पर हमारे पास जो क्वालिटी आ रही है वही उग चुक हो गई, तो हम क्या करेंगे? तो ऐसी कंपनियां जो इतने बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है, खुद की सप्लाई चेन को भी खुद मैनेज करती है, तो इन्होंने किया बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये जिससे माल खरीदते थे, उनका पता नहीं क्या बेचोगे क्या बनाओगे, वो प्लांट ही एक्वायर कर लिया। जैसे आगे ब्रांड एक्वायर कर रहे हैं, पीछे से अपने सप्लायर को भी एक्वायर कर लिया कि भैया ठीक है ये तो हम ही बना लेंगे। तो इनका जो खुद का रॉ मटेरियल लगता है वो भी यही बना रहा है, ताकि इनको दिक्कत ना आए। और ग्लोबल लेवल पे 8 से ज्यादा बड़े बड़े इनके प्लांट बने हुए हैं, और 30 से ज्यादा सब्सिडरी है इनकी, जो US, सिंगापुर ऐसे देशों में माल सेल करती है। और 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करते हैं ये। और इन्हीं सब चीजों की वजह से मार्केट में दबदबा इतना है कि फेविकॉल उधारी नहीं देता। सबसे बड़ी दिक्कत रहती है बिजनेसमैन को, अरे भैया उधारी देंगे, उधारी देंगे। इसकी कंपटीशन में जो लोग आए कि अरे फेविकॉल उधारी नहीं देता, हम उधारी दे देंगे। कारपेंटर ने उधारी लेने से मना कर दिया, बोले भाई सुनो, कितने का तो माल आएगा, हम अगर बना रहे हैं, मान लो कुर्सी बना रहे हैं, जो कुर्सी बनेगी हमारी 10,000 रुपए की, उसमें ले दे के 150-200 रुपए का तो गम लगता है। और 200 रुपए की चीज तुम 150 में दे दोगे, या ऐसा मान के चलो 200 की चीज 150 में दे दी, 10 दिन की छूट दे दी, उससे हमारे फर्क क्या पड़ेगा? तुम्हारा अगर प्रोडक्ट गंदा निकला तो मेरी तो 10,000 की कुर्सी खराब हो जाएगी। तो मैं 50-60 रुपए नहीं देख रहा, मैं लूंगा तो फेविकॉल ही लूंगा। अगर कोई और आदमी आके इनको कहता है कि भाई फेविकॉल नहीं लेना, हमारे प्रोडक्ट से बना, तो खाती साहब कहता है देखो भैया बना तो दूंगा, पर जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी तभी लूंगा जब फेविकॉल काम में आएगा। ये ट्रस्ट है, इस वजह से महंगा भी बिकता है और उधारी भी नहीं देता।
तो बिजनेस लेसन नंबर 7, अपनी सप्लाई चेन को भी कंट्रोल करो। और अगर एक बार जगह सफल हो गए तो भैया ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ ध्यान दो। तो ये तो थी पूरी केस स्टडी जिसमें हमने इसके प्रोडक्ट पे बात करी, मार्केटिंग पे बात करी, एक्सपेंशन पे बात करी, इसकी स्ट्रेटजीज पे बात करी, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है और बहुत सारी ऐसी केस स्टडी है जो बाहर आने का वेट कर रही है और उसको निकाल के लाएंगे। लेकिन भैया चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नहीं तो आप रह जाएंगे।